तो स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में जो आपकी फिजिक्स की क्लासें लगाई जा रही है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है BSF RO एंड RM के लिए, क्योंकि जो BSF RO एंड जो RM है इसका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। 20 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टारगेटिव क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले दोनों क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि वीडियो के एंड में और बीच में ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जाम में लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। एक बार दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। जय हिंद का भारत, जय हिंद भारत का जो हमारा जो नारा होता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो टेलीग्राम चैनल की जो हमारी लिंक दी हुई है वो क्या थी, 2-4 दिन में जो क्या थी वो अपडेट नहीं की गई थी, इसलिए वो चल नहीं रही थी, तो शिकायतें आ रही थी। तो अब क्या है, उसको अपडेट कर दिया गया है, आपकी कोई शिकायत नहीं आएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दे रखी है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब वह चल जाएगी, क्योंकि उसमें तो है वो करेक्शन कर दिया गया है जो करेक्शन नहीं था। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक वस्तु समान त्रिज्या के वृत्त में गति करती है। एक वस्तु क्या है, वो समान वृत्त की त्रिज्या में, जो वृत्त है वो समान त्रिज्या का रेडियस क्या है, सेम है, समान वृत्त की त्रिज्या में क्या करती है, गति करती है, समान त्रिज्या के वृत्त में गति करती है। तो वृत्त के जो केंद्र की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, जिसे अपन जानते हैं Fc इज इक्वल टू क्या होता है, mv² अपॉन में r होता है। इक्वेशन इसे फर्स्ट देते हैं। तो यदि गति करने के पहले वेग कितना दे रखा है v, और गति करने के बाद वेग क्या दे रखा है 2v, तो गति करने के पहले तो वेलोसिटी 2v है और गति करने के बाद वेलोसिटी क्या दे रखा है 2v। तो गति करने के बाद व गति करने के पहले त्वरणों का अनुपात क्या होगा, तो आपको बताना है यहाँ से। एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है, mv² अपॉन में r होता है। मैंने काफ़ी बार बताया कि f बराबर क्या होता है, m में होता है। इसकी यहाँ से तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² अपॉन में r हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। ए करेंगे अपन गति करने के बाद, गति करने के बाद वाला निकालेंगे, अपॉन क्या निकालेंगे, ए गति करने के पहले वाला, बाद अपॉन क्या हो जाएगा, पहले वाला। तो वी आर क्या है, सेम है, रेडियस नहीं लेंगे, तो वी बाद वाला बी मानते हैं और वी पहले वाला वीपी मानते हैं। क्या मानते हैं, वीपी मानते हैं। इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं, यानी ए बाद वाला बी और नीचे ए पी पहले वाला, तो वी बी अपॉन में वी पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि बाद वाला वेग क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, वी दे रखा है। क्या दे रखा है, बाद वाले गति करने के बाद व गति करने से पहले त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो गति करने के बाद वाला जो वेग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2v दे रखा है। कितना, 2v दे रखा है। गति करने के पहले वाला वेग क्या दे रखा है, आपको v दे रखा है। इनका स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले v से v को काट दो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ए बी अपॉन में ए पी, यानी जो गति करने के बाद और गति करने के पहले जो त्वरणों का जो अनुपात होगा, एक्सलरेशनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:1, यानी 4:1 होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ताप के बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये आपको बताना है। और मैं बताता हूँ कि जो चालक होते हैं, चालक, इनका जो ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है। चालक में ताप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अर्धचालक जो होता है वो अर्धचालक चालक का क्या होता है, उल्टा होता है। अर्धचालक में क्या होता है, टेम्परेचर को अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का जो मान होगा वो क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इससे आपको पता लगाना है कि ताप के बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये आपको बताना है। कम होता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर नन ऑफ दिस क्या होता है, कम होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है वो क्या होता है। सबसे पहले ये क्या होती है, अपनी पृथ्वी होती है, और ये एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर जो एक्सिस पे क्या होता है, इक्वेटर होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है विषुवत रेखा। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। भार की वैल्यू भी कम होती है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कम होती है। पोल पे गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री। और पोल पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये भी आपको बता देता हूँ, 90 डिग्री। क्या होती है, 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ से क्या होता है, लंबवत होता है, और यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी समांतर होता है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 90 डिग्री होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे माध्य स्थिति में जो वेलोसिटी, सबसे पहले जो आपका जो विस्थापन होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a साइन ओमेगा टी होती है। y बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। इसी से क्या आता है, वेलोसिटी और सभी आते हैं। और वेलोसिटी की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर होती है, इक्वेशन फर्स्ट। और आपकी जो एक्सलरेशन होता है, वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। इन तीनों इक्वेशंस को आप नोट कीजिए, जिनमें वेलोसिटी की और जो एक्सलरेशन की इक्वेशन है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्या करना है आपको, इसमें एक्सलरेशन में माइनस है, लेकिन न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको माइनस नहीं लेना होता है। तो अपन क्या करेंगे, इनकी सबकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अपने को। जैसे अपने को v मैक्सिमम निकालना है, तो v की वैल्यू क्या थी, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर थी। तो y की वैल्यू 0 कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ 0। तो ओमेगा और अंडर रूट में से हटेगा तो अंडर रूट हटेगा तो ए स्क्वायर की पावर हट जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा तो ओमेगा ए हो जाएगा। v मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ओमेगा ए हो जाएगा। y की वैल्यू 0, तो v मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ए हो जाएगा। और a एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर y होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। जो ए दिया हुआ है कैपिटल ए, वो आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, माध्य स्थिति में जो वेग का मान होता है, जो अपन y की वैल्यू a मान रहे हैं, y की वैल्यू 0 मान रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होती है, आपकी मीन कंडीशन होती है। आपको मैं बताता हूँ मीन कंडीशन कैसे होती है। ये क्या होती है, यहाँ पे आपकी मीन कंडीशन होती है, माध्य स्थिति होती है, जहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, विस्थापन की वैल्यू। यहाँ पे क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, प्लस a होती है, एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे क्या होता है, y विस्थापन किसके, माइनस a, यानी माइनस एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो मीन कंडीशन माध्य स्थिति पर जो विस्थापन होता है वो आपका क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से जो मीन कंडीशन होगी, वहाँ पे जो वेग की वैल्यू अपन ने निकाली वो क्या निकाली, v मैक्सिमम। और v मैक्सिमम बराबर क्या है अपना, ओमेगा ए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्य स्थिति पर जो वेलोसिटी होता है वो कैसा होता है, अधिकतम होता है। जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑफ बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, घर्षण बल क्या है एक प्रकार का, मैं पूछता हूँ आपसे, श्यान बल क्या है एक प्रकार का, जो क्या है एक प्रकार का श्यान बल क्या है, गुरुत्वीय बल क्या है, गुरुत्वीय बल कौन सा बल है, ये आपको बताने हैं। श्यान बल क्या होता है, एक प्रकार का असंरक्षी बल होता है, इसको आप नोट कीजिए। और गुरुत्वीय बल और जो वैद्युत बल होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल होते हैं वो क्या होते हैं, यह भी आपको बताना है। संरक्षी बल होते हैं, क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। क्वेश्चन क्या है, घर्षण बल होता है वो एक प्रकार का कैसा बल है, असंरक्षी बल है, संरक्षी बल है, विद्युत बल है, श्यान बल है। तो आपको बता दूं जो घर्षण बल है वो एक प्रकार का कैसा बल है, असंरक्षी बल है। राइट आंसर एक इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन विल बी द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है। ये आपके एनडीए में भी आया हुआ है, एयरफोर्स में भी आया हुआ है, इसलिए आपके बीएसएफ में भी आ सकता है। 1 kWh जो इक्वल होता है 1 kWh, kWh का मतलब क्या होता है, k का मतलब किलो, w का मतलब वॉट, h का मतलब हावर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 क्या होती है, जूल होती है। या फिर इसे लिख सकते हो 36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल भी लिख सकते हो आप। तो ये वैल्यू होती है इसकी, इसको आपको नोट करना है। ये आपकी एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको पता होना चाहिए। इसको मैं सोल्व करना भी बता सकता हूँ, लेकिन सोल्व करने में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका डायरेक्ट अपने को आंसर लगाना है। तो विल बी द राइट आंसर ऑफ डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा था मुझे कि ये फॉर्मूले में काफ़ी में काम आ रहा था, तो आप लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस में मदद करता है। जैसे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो गतिज ऊर्जा बताओ या फिर ऊर्जा बताओ, एनर्जी बताओ फोटोन की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह अपने को ये वैल्यू रखनी पड़ती है, तब अपने पास एनर्जी आती है जूल में। तो आपको याद रखना है। जैसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अपन ने कल भी किया था, कल वाली वीडियो में किया था, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये कल वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन पे, जो आपके घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 98 न्यूटन, जो फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 98 न्यूटन दे रखी है, फोर्स की वैल्यू 98 न्यूटन। और मास क्या दे रखा है आपका, 100 kg दे रखा है। मास क्या दे रखा है आपको, 100 kg दे रखा है। द्रव्यमान को ठीक गतिशील करने हेतु आवश्यक है स्थितिक घर्षण गुणांक का जो मान होगा वो क्या होगा, यानी जो स्थितिक घर्षण गुणांक को अपन एफएस से शो करते हैं, इसका जो मान होगा आपको ये बताना है। सबसे पहले जो घर्षण बल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू
इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। म्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। तो म्यू एस होता है वो क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है। एम मास होता है। जी क्या होता है, आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। एफ एस क्या होता है, आपका फोर्स होता है, बल होता है। जी की वैल्यू अपन जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। एफ एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, म्यू एस मल्टीप्लाई एम जी हो जाएगा। म्यू एस यानी घर्षण गुणांक की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो एफ एस अपॉन में क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। तो म्यू एस अपन ऐसे कैसे रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि जो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी एग्जाम नज़दीक आ गई है, इसलिए आपकी स्पीड है ना वो काफ़ी मेंटेन होनी चाहिए, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो एफ एस यानी जो एफ की वैल्यू है क्या है, 98 न्यूटन है। क्या है, 98 न्यूटन। नीचे मास की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 के जी दे रखी है। मल्टीप्लाई जी की वैल्यू अपन जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट हटेगा, ऊपर जाके एक जीरो लग जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 98 से 98 चला जाएगा। 1/10 क्या आएगा, म्यू एस के इक्वल आ जाएगा। तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। और 1/10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। जो आपका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो 8 क्वेश्चन विल बी राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पे 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट दिखाई दे रहा है। जो 9th क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, ये आपकी एग्जाम में आया हुआ है। आपको बता दो जो त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या होता है, जो त्रिज्या होती है वो, सॉरी आर नोट नहीं, आर, वो समानुपाती किसके होती है, द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती। द्रव्यमान की जो घात होती है उसके 1/3 के समानुपाती होती है। यहाँ से अपन नियतांक घटाते हैं तो आर नोट ए की पावर 1/3 होता है। ये आपके परमाणु वाले चैप्टर में आता है, तो इसको आप नोट कीजिए। इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो आर नोट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.2 फर्मी होती है। क्या होती है, 1.2 फर्मी होती है। जो एक फर्मी होता है उसमें कितने मीटर होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। 10⁻15 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 10⁻15 मीटर होते हैं। -15 होते हैं, 15 ऐसे होते हैं, 15 ही होते हैं। तो इससे आपको यानी डायरेक्ट एग्जाम में क्या होता है, फर्मी में भी पूछा जाता है। ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि ऑप्शन में क्या करना है, आपको फर्मी में देना है आंसर। यहाँ पे आपको ऑप्शन में फर्मी 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 लगा लेना है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं अपन। आर बराबर क्या होता है, आपका फॉर्मूला आर नोट ए की पावर 1/3। तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा, ये आपको जो दिया हुआ है वो यौगिक परमाणु क्या दे रखा है, 30, जिंक 64। जो इसका जो भार है यानी जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है, जो ए की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। तो आर इज इक्वल टू आर नोट की वैल्यू अपन जानते हैं 1.2 फर्मी मल्टीप्लाई 64 ए की वैल्यू है इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। आर इज इक्वल टू 1.2, आर इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 64 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो 3 से 3 चला जाएगा, तो 12 चौके 48, तो एक पॉइंट लगा देंगे। तो 4.8 क्या हो जाएगा, फर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.8 फर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो 13 एल्यूमिनियम 27 है, जो 13 एल्यूमिनियम 27 है और आपका जो 52 TE 125 है, इसमें जो आपकी द्रव्यमान संख्या दे रखी है, ऊपर वाले में क्या दे रखी है, 27 दे रखी है, और इस वाले में क्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या 125 दे रखी है। तो आप जानते हैं कि जो आर होता है वो समानुपाती किसके होता है, ए की पावर 1/3 के। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों अनुपात में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, R1 यानी R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, R1 यानी त्रिज्या, और दूसरे वाले के लिए R2, और ऊपर क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में A2। आर नोट से आर नोट चला जाएगा क्योंकि सेम है, और इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। तो R1 क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम के लिए रेडियस हो जाएगी, और R2 किसके लिए हो जाएगी, TE के लिए क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इसको आप नोट कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। इसमें अपन क्या करेंगे, द्रव्यमान की वैल्यू पुट करेंगे, 27 और 125 को पुट करेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, R1 अपोन में R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है, 27 दे रखी है, और नीचे जो A2 है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 125 दे रखी है, और इसका अपन क्या करेंगे, होल थ्राइज करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ये 3 की पावर 3 होता है। 3 की पावर 3 को अपन क्या बोलते हैं, 27, और 5 की पावर 3 को अपन क्या बोलते हैं, 125 बोलते हैं। तो इनकी पावर होल 1/3। अभी ये 3 है पावर, इनको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेते हैं इनको। तो R1 अपोन में जो R2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
3/5 की जो पावर होगी, इनकी पावर को कॉमन मान लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 चला जाएगा तो 3/5 इसका आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में अपने को 3:5 दे रखा है, लेकिन अपने को 3:5 क्या कर देना है, यहाँ से एक बार सही लगा देना है। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है ये भी राइट हो सकता है। कैसे, जैसे 3/5 इसका राइट आंसर है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6/10 भी इसका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें से एक ऑप्शन को गायब कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको एक ही ऑप्शन देगा। मैं गलती से इसमें दोनों ऑप्शंस को लेके आ गया हूँ, तो इसलिए आपको एक ऑप्शन लिखना है और इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी मानना है। एक बार के लिए क्या मानना है, डी मानना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्ध आयु से 4 गुना समय अंतराल में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने में अपघटित रहने वाले पदार्थ का जो परसेंट होगा वो कितना होगा। आपको ये बताना है कि जो अर्ध आयु से भरा जो 4 गुना समय अंतराल में जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसकी जो अपघटित होने की जो मात्रा है पदार्थ की, वो कितनी परसेंट होगी। जैसे 100% होती है, क्या होती है 100%, तो उसमें क्या आता है, एक अर्ध आयु होता है, जो क्या होता है, एक अर्ध आयु होता है। 50% होती है तो उसमें कितने आते हैं, 2 अर्धायु होते हैं। जब 25% होती है तो उसमें कितने अर्धायु आते हैं, 3 अर्धायु आते हैं। जब 50 का आधा कितना हो गया, 25 के आधे कितने हो जाएंगे, 20 यानी 12.5 इसका आधा होगा तो कितने आते हैं, 4 अर्धायु आते हैं। यदि 20 यानी 12.5 का आधा करेंगे तो 6.25, इसमें कितने अर्धायु आते हैं, 5 अर्धायु आते हैं। कितने आते हैं, 5 अर्धायु आते हैं। सॉरी, इसमें कितने आते हैं, 4 अर्धायु आते हैं। इसमें तो कितने हो जाएंगे, 6.5, और इससे आगे वाले में कितने हो जाएंगे, इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को, यानी इसमें 1 अर्धायु, इसमें 2 अर्धायु। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको 0 मानना है, इसको 1 अर्धायु, इसको 2 अर्धायु, इसको 3 अर्धायु और लास्ट में 4 अर्धायु मानना है। 0 से लेकर स्टार्ट होना है। तो 4 अर्धायु में क्या हो जाएगा, 6.25 क्या हो जाएगी, परसेंट दर हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 जो अर्धायु होगा उसमें क्या हो जाएगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, विल बी द राइट आंसर ऑफ 6.25। इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को। यानी जो पीछे वाला क्वेश्चन था इसको मैं वापस बता दूंगा यदि आपको समझ में नहीं आता। जो अगला क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पे क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा का, यानी जो एक प्रत्यावर्ती धारा की जो शिखर धारा का जो मान है I0, इसकी वैल्यू दे रखी है 6 एम्पियर दे रखी है। तो धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होगा, जो RMS वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, वो क्या होगी ये भी आपको बताना है। सबसे पहले जो रूट मीन स्क्वायर जो धारा की वैल्यू होती है, इसमें संबंध क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, I0/√2। ये ही वैल्यू जो क्या होती है, वोल्टेज में भी होती है, विभव में भी होती है। तो IRMS के अपन को क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/√2, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/√2, जो आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, कोई नहीं इन ऑप्शन में से, क्योंकि जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3/√2 एम्पियर होगा। क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ। जो RMS वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/√2 एम्पियर आएगी। क्या आएगी, 3/√2 एम्पियर आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या है, LCR सर्किट से रिलेटेड है, आपकी प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है। एक LCR परिपथ में प्रतिरोध क्या है, 10 ओम दे रखा है। आपको प्रतिरोध कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। प्रतिबाधा जो जेड की वैल्यू होती है, ये क्या दे रखी है, आपको 20 ओम दे रखी है। सबसे पहले प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछा जाता है, तो ओम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो तब धारा व वोल्टेज के बीच जो कलांतर होगा वो क्या होगा, यानी जो कोस फाई, यानी जो फाई होगा वो आपको बताना है। जो फाई होगा, कलांतर होगा, वो क्या होगा। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि जो कोस फाई होता है वो क्या होता है, R/Z होता है। जो ये कोस फाई होता है उसे क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं। लेकिन जो फाई होता है उसे क्या बोलते हैं, धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर बोला जाता है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, कोस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/Z। तो कोस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कोस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/Z। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 ओम दे रखी है। जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 ओम दे रखी है। 0 से 0 चला जाएगा तो 1/2 आएगा। कोस फाई इज इक्वल टू 1/2। अब कोस फाई ऐसे कैसे रहेगा, 1/2 किसकी होती है, फाई में क्या होती है, π/3 की होती है। तो कोस से कोस चला जाएगा, जो फाई की वैल्यू आएगी, जो एंगल आएगा धारा एवं वोल्टेज के मध्य, वो क्या आएगा, π/3 यानी 60 डिग्री आएगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन पे, जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, आपको ये बताना है। 30 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 1/4 है। वस्तु से 1/4 का मतलब हो जाएगी, जो आवर्धन की वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको,
1/4 दे रखी है। तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी, दर्पण से वस्तु की दूरी का मतलब हो जाएगा तो आपकी यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, और फोकस दूरी की वैल्यू आपको दे रखी है 30 सेमी दे रखी है, क्या दे रखी है 30 सेमी दे रखी है। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन में एफ प्लस यू होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। यहाँ से अपन इसमें क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को पुट करते हैं तो 1/4 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 30 सेमी दे रखी है। नीचे क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू 30 प्लस यू ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं तो 120 इज इक्वल टू 30 प्लस का यू हो जाएगा। ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको, 30 प्लस का यू हो जाएगा। इनका क्या कर लेंगे अपन, वज्र गुणन कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस 30 को इधर लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 90 है, 90 आएगी। जो यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 90 आएगी, 90 आएगी। यू की वैल्यू जो बिंब दूरी होगी वो आपकी क्या आएगी 90 आएगी, 90 सेमी आएगी। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे और क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे तरंगों के व्यतिकरण की जो घटना में क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का लाभ होता है, ऊर्जा का न तो क्षय होता है और न लाभ होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बताना है कि जो क्या होता है तरंगों के व्यतिकरण की जो घटना होती है उसमें क्या होता है, ये आपको बताना है कि ऊर्जा का जो क्षय होता है या फिर जो ऊर्जा होती है उसका कुछ नहीं होता है, क्षय भी नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये लाइट वाली चैप्टर के जो आपके क्या है न्यूमेरिकल है, इसको नोट कीजिए। व्यतिकरण की घटना किस में हो सकती है, सभी तरंगों में हो सकती है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो आया हुआ क्वेश्चन है। केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, क्या होती है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में होती है, केवल अप्रगामी तरंगों में होती है, या फिर सभी तरंगों में होती है। जो आपकी व्यतिकरण की घटना होती है वो एक प्रकार की सभी प्रकार की तरंगों में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो इसका जो राइट आंसर होगा, एक मिनट इसको क्या करते हैं अपन कलर को चूज कर लेते हैं। जो कलर है ये आपका थोड़ा डार्क हो जाना चाहिए, इसमें थोड़ा क्या हो जाना चाहिए, इसको एक सेकेंड आपको थोड़ा सा इसमें डार्क करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डार्क ब्लैक कर लेते हैं। क्योंकि आपको जो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है ब्लैक कलर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके कलांतर में बराबर परिवर्तन हो, उनका कलांतर नियत है, उनके कलांतर में आवर्ती परिवर्तन होता है, उनके कलांतर में अनियमित परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उनका जो कलांतर होता है वो क्या होता है, नियत होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि दोनों समान, दोनों यानी तरंगार्ग के क्या होते हैं, दोनों से उत्पन्न जो तरंगार्ग होते हैं वो समान आवृत्ति के हो, दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्पन्न करते हो, दोनों समान वेग की तरंगे उत्पन्न करते हो, या फिर दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे जिनमें नियत कलांतर रहता है उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके सामने है डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है क्योंकि आपकी जो एग्जाम होती है उसमें भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाने के लिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, घटती है। सबसे पहले जो फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन में क्या होता है, स्मॉल डी। इसको भी आपको नोट करना है। तो लेमडा होती है वो क्या होती है, आपकी वेवलेंथ होती है, कैपिटल डी क्या होती है, पर्दे की दूरी होती है, स्मॉल डी क्या होती है, पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तरंगदैर्घ्य के कर्मानुपाती होती है। इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हो क्योंकि जो फॉर्मूला होता है आपका जो फ्रिंज चौड़ाई का वो क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होता है। तो लेमडा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य। तो बीटा समानुपाती किसके होता है, लेमडा के होता है। इसको आप नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वें नंबर का, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या कर दी जाती है, दुगुनी कर दिया जाती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को दुगुनी कर दिया जाता है, तो फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होगा। सबसे पहले जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो किसके, वेवलेंथ के समानुपाती होती है। ये मैंने फॉर्मूले में बता दिया, ये लेमडा है आपका। यदि लेमडा की वैल्यू 2 गुनी है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट सी बात है 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यानी यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिट के बीच का अंतराल आधा एवं स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है। यानी स्लिट के जो बीच का जो अंतराल होता है वो आधा कर दिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होता है। लेमडा को अपन को काम में नहीं लेना है, तो बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी की वैल्यू क्या बोल रही है, आधी कर दी जाती है,
और जो स्लिट और पर्दे की दूरी यानी स्मॉल डी क्या कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/4 आएगा। अर्थात क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती, सॉरी यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसमें मिस्टेक कर दिया, सॉरी यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया है। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होता है। तो बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी मान लेंगे, क्योंकि अपने को वेवलेंथ नहीं दिया हुआ है। तो कैपिटल डी की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, दोगुनी कर दी जाती है जब स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी, और नीचे क्या दे रखा है आपको, स्लिटों के बीच का जो अंतराल है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल डी बोलते हैं। तो स्मॉल डी की वैल्यू हाफ कर दी जाती है, तो 2 ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो क्या हो जाती है, एक प्रकार की 4 गुनी हो जाती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप देख लीजिए, 9th क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। जो 10th क्वेश्चन है वो आपका काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपकी किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ता है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है वो होता है इसका कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो ये क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। यानी जो डेफिनेशन वाली क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं, यानी जो यहाँ के जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो आप ले लिया करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं डेफिनेशन वाले आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार क्या होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इससे वीवाईपी लगा लीजिए, क्योंकि आपके 12th फिजिक्स में भी ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी होती है उसके बेस पे क्या चलता है, बीएसएफ का जो पैटर्न होता है वो चलता है, इसलिए आपको इसको क्या लगा लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। जो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इसको आप देख सकते हो। जो इसकी जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंजें कैसी होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है। किसकी नहीं होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है। तीक्ष्ण सीधी कोण से जो प्राप्त होगी, तीक्ष्ण होती है और सीधी कोण से, तीक्ष्ण का मतलब हो जाएगा शार्प, शार्प कोण से जो रेखाएं प्राप्त होती है वो आपको सीधी सी बात है कि समान चौड़ाई की प्राप्त नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, हाइगेंस थे, न्यूटन थे, फ्रेनेल थे, मैक्सवेल थे। जो प्रकाश के जो कणिका सिद्धांत थे इसके प्रतिपादक कौन थे, न्यूटन थे। कौन थे, न्यूटन थे। क्या थे, न्यूटन थे। हाइगेन मुझे ऐसे लग रहा है हाइगेन नहीं थे, न्यूटन थे। इसके क्या थे, न्यूटन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, जल की अपेक्षा वायु से अधिक होता है, वायु एवं जल में दोनों में समान होता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। क्या होता है, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, क्योंकि जो जल का अपूर्णांक और वायु का अपूर्णांक होता है वो अलग अलग होते हैं। जल का अपूर्णांक ज़्यादा होता है, वायु का अपूर्णांक क्या होता है, कम होता है जल से। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र पर प्रकार के कंपन से बनता है। सबसे पहले जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की तरंग भी है और एक प्रकार का क्या है, कण भी है। ये भी आपको नोट करना है। प्रकाश यानी जो फोटोन आते हैं वो फोटोन क्या होते हैं, उनका जो विराम द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक कौन है। वर्णों का जो निर्णय लेता है वो क्या होता है, एक प्रकार की आवर्ती होती है। क्या होती है, आवर्ती होती है। सबसे पहले जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग यानी जो प्रकाश की जो लाइट होती है उनके जो रंगों का जो कलर का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, VIBGYOR, विबजोर होता है। वी का मतलब वॉयलेट होता है, आई का मतलब इंडिगो होता है, बी का मतलब क्या होता है, ब्लैक होता है, जी का मतलब ग्रीन होता है, वाई का मतलब येलो होता है, और ओ का मतलब ऑरेंज होता है, आर का मतलब रेड होता है। इनसे कोई मतलब नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं कि वी से आर की तरफ जाते हैं तो लेमडा का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब आर से अपन क्या आते हैं, वी की तरफ आते हैं तो जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, उसका मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेड कलर के लिए जो होता है, लाल कलर के लिए जो क्या होता है आपका जो विचलन होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे क्या होती है, यांत्रिक होती है, अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, यांत्रिक व अनुदैर्घ्य होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय तरंगिकाओं की जो अवधारणा किसने दी थी, इसकी जो अवधारणा दी थी वो दी थी हाइगेंस ने। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये आपकी एग्जाम में आया हुआ है, बीएसएफ में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जो अगला क्वेश्चन है देखिए, फर्स्ट जो खालिस्तान है इसमें आएगा यंग और सेकंड खालिस्तान में क्या आएगा, फ्रेनल। तो यंग तथा फ्रेनल ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि प्रकाश की जो
प्रकाश तरंगे क्या होती है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रकाश तरंगे होती है वो एक प्रकार की कैसी तरंगे होती है। ए ऑप्शन होगा अनुप्रस्थ तरंगे, बी ऑप्शन होगा अनुदैर्ध्य तरंगे, सी ऑप्शन होगा दोनों है, डी ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, हर्ट्ज था। तो इसको भी आपको नोट करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इतना ही नहीं था। लेकिन फिर जो अगले सवाल है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो प्रकाश को फोटोन मानकर निम्न में से किसकी घटना की व्याख्या की जा सकती है, किस घटना की रमण प्रभाव की, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जो तीनों सवाल है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है, और एच सी अपॉन में लैम्डा भी होती है। क्या होती है, एच सी अपॉन में लैम्डा होती है। एच क्या होता है आपका प्लांक कॉन्स्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। और सी क्या होता है आपका प्रकाश का वेग यानी प्रकाश लाइट वेलोसिटी होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको भी आपको नोट करना है। तो आज यानी जो जो आपके बुक वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। इनमें आपके कुछ न्यूमेरिकल है, इनको आप देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि आपके इतने न्यूमेरिकल हार्ड आते नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल है न्यूमेरिकल वाला वो आपको फोर्थ ट्राई करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है, दिखाई दे रहा है तो आपको। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पीडीएफ वाले क्वेश्चन है वो अपने क्या है, शुद्ध प्रतिरोध वाले एसी परिपथ में दो धारा वोल्टेज के साथ क्या होती है, समान कला में होती है। शुद्ध प्रतिरोध में क्या होती है, जो धारा और जो रेडियस जो क्या बोलते हैं धारा और जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध होता है वो क्या होती है, सेम एंगल में होती है, सेम कला में होती है, क्या होती है, सेम फेज में होती है। लेकिन जब अपन प्रेरकत्व की बात करते हैं और संधारित्र की बात करते हैं तो उनमें धारा व रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के मध्य क्या होता है, कुछ ना कुछ एंगल का फर्क होता है। या तो धारा आगे होती है 90 डिग्री या फिर रेजिस्टेंस आगे होता है 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जर्मेनियम क्रिस्टल जो होता है अर्धचालक में कौन सा बंधन होता है, जो जर्मेनियम का जो क्या होता है क्रिस्टल होता है जीई, इसमें कौन सा जो होता है बंधन होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध होता है। क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते, किसका कारण है। पृथ्वी के वातावरण के अपवर्तनांक के उतार चढ़ाव के कारण होता है। ये सब किसके कारण होता है, पृथ्वी के वातावरण के उतार चढ़ाव के कारण। राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आज का जो सेशन होता है उसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा, जो आप आज के जो आपके क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ, क्योंकि जो आपके एग्जाम होती है उसके जो रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए मैं छाट के लेके आता हूँ। जो यही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को आपको क्या करना है, एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ऐसी वीडियो चाहिए, आपको कैसी वीडियो चाहिए, आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, ये भी आपको बताना है, सजेशन देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 2-4 दिनों के लिए जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक था टेलीग्राम चैनल का वो क्या हो गया था, एक्सपायर हो गया था। तो उसको क्या कर दिया गया, करेक्ट कर दिया गया। तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपकी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो पीडीएफ होती है वहाँ पे आपको मिल जाती है, और यहाँ के जो नोट्स होते हैं वो भी आपको मिल जाती है आंसर सहित। तो आपको वहाँ पे क्या होते हैं, हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलते हैं, जिससे आपको ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे ही नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।